नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल और मैं हूं अंसारुल हक। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देश का मूड कैसा है? उत्तर बिहार की 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें मोतिहारी, बेतिया और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, यानी इन तीनों सीटों पर क्या कुछ होने वाला है इस बार के चुनाव में, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ज़िले के 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो प्रमुख संजय ठाकुर जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख संजय पांडे जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2019 में, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं? सबसे पहले मैं सरोज जी आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने एसटीवी न्यूज़ में हम लोगों को बुलाया, आपकी पूरी टीम को। अभी 2019 का जो चुनाव है वो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है जी। देश के सामने यूँ कहें कि एक राजनीतिक शून्यता, और उसको संकट बहुत हद तक नहीं कह सकते, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे चलना जरूरी होगा जी। कि अभी देश में कोई सर्वमान्य नेता इस तरह का नहीं है जी। कि जनता को मतदान करना है जी। चुनाव नहीं करने हैं, उसको अपना मतदान करना है, क्योंकि उसके सामने विकल्प जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के पहले की पार्टी है, उसने सबसे ज़्यादा देश में शासन किए हैं। उसके बाद जनता पार्टी और भाजपा की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद, उसके पहले थोड़ा जाएंगे तो देश में जब अनाज की कमी थी तो शास्त्री जी ने लोगों से आह्वान किया, आग्रह किया कि एक शाम आप भोजन न करें, तो पूरे देश के लोगों ने चूल्हा बंद कर दिया था। तो सर्वमान्य नेता माने जाते थे। उसके बाद आपको फिर भाजपा की सरकार आती है, वाजपेयी जी की सरकार से उठाता है। वाजपेयी जी की सरकार जब जाती है, जब जाती है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस माना जाता है, जाती है, और मनमोहन सिंह सरकार आती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार जी। तो पहला इंटरव्यू उनका जो होता है मनमोहन सिंह का अखबारों के लिए, वो उसमें होता है कि वाजपेयी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई देश के लिए, और हम उन योजनाओं में से बहुत योजनाओं को कार्य रूप देंगे, चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। जी। तो विगत 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। फिर एंटी इनकम्बेंसी थी, बदलाव चाहिए था, तब नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक नेता मिला, और इन्होंने कई वायदे किए जनता के सामने। उसमें तो लोगों ने उनका समर्थन किया, विगत 5 साल के कार्यों की समीक्षा करें तो सरकार ने कई तरह के दूरगामी निर्णय लिए। जीएसटी और विदेश नीति जो भारत सरकार की रही जी। और अभी परीक्षण जो हम कल आज ही देखे हैं अखबार में, परीक्षण जो हुए, और तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जी। लेकिन देश में एक हम ये कह सकते हैं कि सर्वमान्य लीडर के रूप में कोई उभर नहीं कोई पाया। नहीं है जी। और इसका नतीजा ये हो रहा है। दूसरी बात कि वोट बैंक, हर व्यक्ति, हर पार्टी वोट बैंक के फेरे में है, और क्षेत्रीय पार्टियां तो स्वाभाविक तौर पर एग्रेसिव होती हैं। अगर वो एग्रेसिव राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा वो एग्रेसिव नहीं होंगी तो फिर उनका वजूद खत्म हो जाएगा। जी। तो देश में जहां जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एग्रेसिव हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय लिए, उसके खिलाफ कुछ प्रभावित, जो खुद को प्रभावित पक्ष समझता है कि प्रभावित है, वो सड़कों पर आता है। और कुछ पार्टियां, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी भी है और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी उसको समर्थन करती हैं। फिर एक तबका और आता है सड़कों पे कि मेरे साथ अन्याय होता है, तो फिर उसको वही पार्टी, कुछ पार्टियां या वही पार्टी समर्थन देती है।
तो इस तरह से विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो हमारे संविधान में बनाया गया है कि उस सरकार के रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना है और उसका विरोध करना है ताकि वह कार्य ठीक से हो। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सभी चीज़ों में विरोध, जी, हर चीज़ में विरोध, कोई भी सरकार। दूसरी बात, जो हमारे हमारे जो कुछ जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, सेना, उस पर सवाल उठाना कि सर्जिकल स्ट्राइक और का सबूत दो, सीबीआई पर सवाल उठाना, ये कई ऐसी चीजें हैं जो जो सही, देश के लिए सही नहीं है। इसलिए अब 19 का चुनाव जो होता है, अच्छा दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं और बाकी सारी विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस पे सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करना। एक चीज़ यहाँ पे रिमार्केबल है कि अक्सर ये कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, संजय ठाकुर जी, कि नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरफ हैं। लेकिन देखा जाए तो एनडीए में भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो सब मिल करके एनडीए बना है। तो क्या ये कहना उचित होगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष की लड़ाई है? देखिए, इसमें कहना निश्चित रूप से स्थिति यही है भारत की। जी, पिछले 5 वर्षों से पिछला चुनाव नरेंद्र भाई मोदी ने के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। जी, भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दिया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में, जी, कि नरेंद्र मोदी ही हमारे लिए विकल्प हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री हैं, संभावित हैं, उन्हीं के नाम पर वोट मिला। जी, उनके गुज़िश्ता कार्यस्तानियाँ जो उनके लिए अनुकूल थी, उसका लाभ उनको मिला और वो देश के प्रधानमंत्री मुंतखब किए गए। जी, 5 सालों में उन्होंने, ठीक कहा संजय पांडे जी ने, कई ऐसे कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसकी जरूरत इस देश को थी। जी, देश रहेगा तो राजनीति रहेगी, राजनीतिक पार्टियां रहेंगी। जी, आज देश पर सवाल थे, देश परेशानियों के दौर से गुजर रहा है आज भी, और उसको उबारने में नरेंद्र भाई मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कोई इतराज नहीं है। जी, वैदेशिक नीति जी, काफ़ी सशक्त उनका हुआ, जिसका लाभ आज मिला। जो पाकिस्तान, जो आतंकवाद, भारत विरोधी आतंकवाद का जनक है, जहाँ से आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित हो रही है, उसको पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना, और चीन जैसा पाकिस्तान का निकटतम मित्र राष्ट्र को भी अंत में हाथ खींचना पड़ा पाकिस्तान के सवाल पर। ये जो वैश्विक नीति इनकी रही है, लेकिन इनको सफलता मिली है। संजय ठाकुर जी, आपका जो प्रश्न है, हम वही आना चाहते हैं। आपका प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी बनाम महागठबंधन चुनाव हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है। महागठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं और नरेंद्र भाई मोदी के साथ ही बहुत सारी पार्टियां हैं जी। तो कुछ अच्छाइयां तो हैं जिसका फायदा नरेंद्र भाई मोदी को मिल रहा है और ये टारगेट लोग बना रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति और भारत के हिंदी पट्टी की राजनीति केवल राष्ट्रवाद और किसी सिद्धांतवाद पर नहीं होता है जी। इन पट्टियों की जो राजनीति होती है वो बाबा आदम के ज़माने से जात पात के हिसाब से प्रभावित है जी। ऐसे में यह कह देना जल्दीबाजी होगी कि लोग नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी सभी विपक्ष से लड़ रहे हैं। दो विचारधाराओं का संघर्ष है जी। पूरे देश में एक तरफ संविधान के अनुरूप जो संवैधानिक सार्वभौमिकता की बात कही गई है, जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल भावना है, एक विचारधारा इसके साथ खड़ा है और एक विचारधारा जो उसमें बदलाव चाहते हैं उसकी तरफ। संजय पांडे जी आप ये बता जी। तो परिणाम तो चमकाने वाले होंगे। परिणाम क्या होगा ये तो अभी भविष्यवाणी करना हम ज्योतिषाचार्य नहीं है जी जी बिल्कुल। लेकिन वोट अंततः जात के आधार पर होता है और बिहार और जहां से हम लोग आते हैं चंपारण से, यहाँ इसका असर पड़ता है जी। तो संजय पांडे जी एक चीज़ आप अगर बताएं कि अभी तक जो देखा गया है, अभी तक के चुनावी माहौल में,
कि विपक्षी पार्टियां जो है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रूप में जो है, इनका अहम जो मुद्दा है, इन्होंने राफेल को मुद्दा बनाया, नोटबंदी को भी एक मुद्दा बनाया है, जीएसटी के जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है उस पर उन्होंने सवाल करते हुए मुद्दा बनाया है, और साथ साथ जो है धर्मनिरपेक्षता भी एक मुद्दा बना है। तो क्या विपक्ष के इन मुद्दों में दम लगता है आपको? एक संजय भैया बात बोल रहे थे पाकिस्तान के बारे में, फिर आपके सवाल पर मैं आता हूँ जी। मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ है कि एशिया महादेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। जी बिल्कुल, चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की कोई क्षमता नहीं है, कोई औकात नहीं है कि आपसे आपका बहुत नुकसान कर सके। देखिए हम लोग इसमें विषयांतर हो जाएंगे, जो विषय है तुरंत आते हैं जी, उसको कंक्लूड कर लें, फिर असल टॉपिक पे आते हैं। बिहार असल आते हैं। बिहार, भारत, बहुत लंबा खींचने लगे। भारत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसका कल्चर हम लोग एक ही कल्चर है जी। तो वो नहीं चाहेगा, चाइना नहीं चाहता है कि हमारा पाकिस्तान से अच्छा संबंध हो। दूसरी बात, अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना और भारत में एकता हो। जी, कई तरह के इंटरनेशनल मुद्दे हैं। बहरहाल नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ मैं भी पुट करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों जो तस्वीर आई है सामने, जैसा कि संजय ठाकुर जी ने कहा कि चाइना भी जो है पाकिस्तान से खुद को अलग किया और सपोर्ट नहीं किया, दुनिया में पाकिस्तान अलग ठलग हुआ। लेकिन अभी पिछले दिनों पहले जो तस्वीर आई उसके हिसाब से हमने देखा कि जब आतंकी मौलाना मसूद अजहर के बारे में जब वीटो कर दिया चीन ने कर दिया, तो मेरे ख्याल से संजय जी के बातों में दम लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन अगर है इंडिया का तो वो चाइना है। निश्चित रूप से इससे चाइना का सबसे बड़ा देखिए, चाइना का सबसे बड़ा बाजार आपका भारत है जी। दूसरी बात यह है कि चाइना जब युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, इसके पहले भी जो युद्ध हुए उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ रहे थे, वो कभी भी घुड़की देगा चाइना, लेकिन भारत, वो पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होगी तो चाइना उसके सपोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो संसाधन दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो युद्ध में साथ नहीं, कभी नहीं दिया है और कभी नहीं देगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब आप जो बात बोल रहे हैं, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि राफेल के मामले में संसद, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी कि नहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ क्लियर है, तब विपक्ष ने यह कहा कि संयुक्त संसदीय कमेटी से उसकी जांच करवाई जाए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, सुरक्षा के मामले हैं, कोई सरकार, मैं शुरू में ही बोल रहा था कि अभी जो सरकार है थी, कल की कोई और सरकार होगी। जितनी पार्टियां लड़ रही हैं, दो गठबंधन, विपक्ष और विपक्ष, किसी में से किसी एक की सरकार बनेगी, जाहिर है, रही है, क्लियर है। विगत कुछ सालों तक कोई नया हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई नया आदमी आए। केजरीवाल आए थे, बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने की थी कि बहुत सारा व्यापक बदलाव हो जाएगा। उनसे टेलीविजन मैंने पूछा कि आपने तो जितने 22 कलकत्ता में जो आपने रैली की, जिस रैली में आप शामिल हुए, उसमें जितने लोग मौजूद थे सबकी आपने शिकायत की है, कांग्रेस की शिकायत किया, सभी लोगों की शिकायत की है। आज आप क्यों उनके समर्थन में उनके साथ चंपारण पर आए तो ज्यादा क्यों खड़े हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मोदी को हटाना है। तो सवाल है कि आपको जब राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर, कोई नया अगर व्यक्ति, अंसारुल जी हो, संजय ठाकुर जी हो, या संजय पांडे जी हो, या रणधीर जी हो, यह अगर एक नया विचार लेके देश के सामने आते हैं तो फिर इनको गठबंधन बनाना होता है। जैसे कि जितनी पार्टियां बनी हैं, तो ये गठबंधन तो सभी का है। देखिए, देश में अकेले विपक्ष ने गठबंधन नहीं बनाया है, गठबंधन तो उधर भी है। देश में जितनी पार्टियां बनी है, लेकिन उधर का नेतृत्व बहुत सशक्त है। ये कांग्रेस पार्टी से टूट के ही पार्टियां बनी है। लालू यादव ऐसे कांग्रेस विरोध की उपज है, लेकिन आज बाद के दिनों में कांग्रेस के साथ, आज भी कांग्रेस के साथ। ये देश की विडंबना है कि तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे की मुखालफत करती हैं। जैसे हमने बिहार के संदर्भ में भी देखा कि नीतीश कुमार जी का बहुत कड़ा स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी के साथ हम
मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि जो है बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। तो ये जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जो है उनका कारोबार होता है। आज ये बोलते हैं कि हम लोग ये सही है। हम लोग पत्रकार हैं संजय जी, हम लोग तो किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं जी, लेकिन सच्चाई यही है कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पार्टी हो जी, उसके नेता, उसके लीडरान झूठ बोलने के ठेकेदार होते हैं, लाइसेंसी। जनता की अगर मसले की हम बात करें, चूंकि आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता या जो पत्रकार होते हैं यानी उसका काम होता है समाज को, समाज का जो चेहरा है, जो आईना दिखाना सरकार को। तो सामाजिक मुद्दे क्या क्या जरूरी हैं जो इस चुनाव में उठने चाहिए? देखिए जी संजय, आप बताएं। देखिए, यह भारतवर्ष जी गुलदस्ता की तरह है। सदियों से हमारा प्राचीन इतिहास अत्यधिक प्राचीनतम है जी, और हमारे वेदों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ होता है हमारी वेद, हमारी संस्कृति यह कामना करती है कि सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरामय रहे, आरोग्य रहे और सब सुख शांति संतुष्टि और समृद्धि को प्राप्त करते रहें। ऐसा ही मैं अपने नागरिकों के लिए भाव रखता हूँ, अपने देश के जनता के लिए सोच रखता हूँ। यही सनातन संस्कृति है, यही उसकी सच्चाई है जी। लेकिन सियासतबाजों ने किसी भी स्तर पर लोगों में बंटवारा कर दिया है, मानव के दिल में बांटने की कोशिशें होती हैं। नहीं, वो मुद्दे पे आए। अगर हम लोग जो है जनता के संदर्भ में अगर बात करें तो जनता के क्या मुद्दे हैं जो उठने चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, जनता में जो बेरोजगारी है वो दूर होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जो कल कारखानों की आवश्यकता है। अब देखिए, हम चंपारण की बात करते हैं, चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि कह करके सभी राजनीतिक पार्टियां महात्मा गांधी को का नाम ले करके महिमा मंडित करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम करती रही है। लेकिन चंपारण को क्या मिला? आज़ादी के संघर्ष में जिस चंपारण ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिस शेख गुलाब ने 1806 ईस्वी में विद्रोह का बिगुल फूंका, जिस चंपारण की धरती पर 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, जिस चंपारण की धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी आकर के महात्मा बन गए, उस चंपारण में एक भी कोई कारखाना स्थापित नहीं हुआ, कोई बड़ा कारोबार यहाँ नहीं कराया गया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का लिटरेरी हालत सुधारा जा सके, लोगों के गांवों का विकास हो सके, सड़कें और नालियां गलियां बनाई जा सके। आज भले कोशिश हो रही है लेकिन कारखाने नहीं बने। जितनी चीनी मिलें थी वो बंद पड़ी हुई हैं। हम तो चाहेंगे कि चंपारण के जनता के लिए चीनी मिल उसका मूल मुद्दा होना चाहिए। हम किसान हैं, गन्ना उत्पादन करते हैं, खरीदार नहीं है, खेत में सूख रहा है। संजय पांडे जी, तो विकास हर साल सभी तरह का विकास, शैक्षणिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का विकास और सभी विचारधारा को एक साथ मिलकर गुलदस्ता बनकर रहने का विकास होना चाहिए। हमारी समझ यही है। जी जी, इनका मकसद वही है कहना कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जितने सालों से चुनाव हो रहे हैं इस देश में, हर साल यही मुद्दे रहते हैं: बेरोजगारी, सामाजिक शिक्षा, रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, तमाम जो लोगों के ज़रूरत की चीज़ें हैं, यही मुद्दे रहते हैं। आखिर इनमें बदलाव क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। सबसे पहले तो हम जो विगत कुछ साल से चुनाव का देखें, चुनाव हम देखते आ रहे हैं, तो अभी जो सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं जी, विभिन्न योजनाएं, अभी खाते में 6,000 डाला जाएगा, तो अभी एक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 72,000 डालेंगे वगैरह। तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी समझ है कि कोई पार्टी
गरीबी कैसे खत्म हो, एक गरीब आदमी जो कोई व्यक्ति है वो कैसे गरीब नहीं रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर किसी ने नहीं सोचा। उन गरीबों की परमानेंट समस्या के समाधान के विषय में कोई किसी ने नहीं सोचा। और इतना अनुदान देने लगा जो उसको विकलांग बना दिया, वो मजदूरी नहीं करना चाहता। देश के नागरिकों को अनुदान देके, एक अनुदान का दौर चल रहा है कि हम इतना देंगे तो हम इतना देंगे, कंपटीशन हो गया, राजनीति का व्यवसायीकरण हो चुका है। दूसरी बात, बहुत हद तक इसके लिए जनता भी दोषी है। जनता दो बातें, अभी तो अनुदान खाने की आदी हो गई, अनुदान खाने की आदी हो गई है। हमारे सामने एक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता और आतंकवाद, 2-3 मुद्दे हैं जिससे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और हमारे अपने विकास, जो संजय सर ने कहा, हमारे अपने विकास, बेरोजगारी वगैरह वगैरह चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। शिक्षा की व्यवस्था, सरकार शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे काम बिहार सरकार ने भी किए, लेकिन जो मूल कार्य होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, जो मूल तैयारी होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो अभी तक नहीं हो पाई है। भारत का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, दुनिया के 10 यूनिवर्सिटियों में कोई बताएं कि भारत का किसी यूनिवर्सिटी का नाम है? कहीं दुनिया में ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भारत का कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं आता। तो शिक्षा की व्यवस्था उस तरह से कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि इस डिबेट में बातें छन करके आ रही हैं कि आज भी देश में वही मुद्दे हावी हैं, शिक्षा, रोजगार और लोगों के उपभोग की सुविधाएं, जो जन सुविधाएं होती हैं वो। STV न्यूज़ पर ये चुनाव चौपाल जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी, 30 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। मल्टी और बड़े ब्रांड के जूते चप्पलों का मोतिहारी में एकमात्र शोरूम। लिबर्टी, वुडलैंड, रेड चीफ, नाइकी, एसिक्स, रिबॉक, एडिडास, कैंपस, हिट्च, फ्यूरो, इगॉस, वैलेंटिनो, रैंगलर, पैरागॉन, स्पार्क्स, शूबर्ड, फ्रेंजी, फेमिना जैसे ब्रांडों की एक्सक्लूसिव रेंज। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी। I'm Gauravi and I'm from class 7. I'm proud to be a part of this school. After coming to this school, I observed that my academics are improving. Not only my academics, this school has provided me so many opportunities to prove myself. We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress. And they feel so proud when their child says, I am a Mountain. I am Mountain. रहमानिया मेडिकल सेंटर, ए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोतिहारी। विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल। RMC एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लाडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस ICU मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैक्सिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ENT, न्यूरोसर्जरी, लिवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं USG जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। SkyEdge, contact for high-speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 700419081. Address Hadi Bhandar Road, Motihari.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल, और चुनाव चौपाल में आज हमारे साथ एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के 2 वरिष्ठ पत्रकार, संजय ठाकुर राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो प्रमुख और संजय पांडे पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्थानीय क्या क्या मुद्दे हैं मोतिहारी, शिवहर और बेतिया के संदर्भ में, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संजय ठाकुर जी, आप ये बताएं कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे प्रभावी रहेंगे इस बार? देखिए, 2 मुद्दे पूरे देश भर में प्रभावी हैं जी। एक नरेंद्र भाई मोदी का मुद्दा, और ये उनका क्या मुद्दा है? मतलब एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा, उनका काम, उनका 5 वर्षों की मेहनत जी, और देश के संदर्भ में, वैदेशिक संदर्भ में और आंतरिक सुरक्षा के मामले में, सीमाई सुरक्षा के मामले में जो सारी उपलब्धियां उनकी हैं, वो एक तरफ बिल्कुल, एक तरफ उनके क्रियाकलाप जो है, कार्यप्रणाली, जनता के लिए जो उन्होंने काम किया है, गरीबों के लिए जो पब्लिक के लिए जो काम किया है या नहीं किया है, या नहीं किया, बिल्कुल एक मुद्दे उनके रहेंगे, वो मेन फैक्टर रहेंगे चुनाव में। और बाकी विरोधी दल जो मोर्चा बनाया है, वो भी उनका भी मोर्चा है, इनका भी मोर्चा है, ये मोर्चा उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुआ है। ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष देश भर। एक ये रहा कि 5 सालों का जो कार्रवाई हुई है, 5 सालों के अंदर में जो भी चीज़ें हुई हैं, या तो उसके नेगेटिव या पॉजिटिव, वो चीज़ें मुद्दा बनेंगी। दूसरा जो विपक्ष का मुद्दा है जी, वो उनके कार्य को नकारती रही है जी। तो विपक्ष अपना मुद्दा लेके स्थानीय फैक्टर लेके आएगा, राजद, रालोसपा और ये जीतन राम मांझी जी, हम उनकी पार्टी हम, और ये सब कोई कांग्रेस, ये सब कोई एक प्लेटफॉर्म पर हैं और सबके अपने अपने आधारभूत हैं, और इधर इनके आधारभूत हैं। तो मैंने पहले कहा था कि आखिरकार जातीय लामबंदी बिहार को प्रभावित करती रही है। तो इस तरह से जो जातीय लामबंदी हो रही है, जातीय मुद्दा भी रहेगा, जातीय मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा। अब अगली चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? जनता का मुद्दा विकास का रहेगा। मोतिहारी में चीनी मिल, जनता, चंपारण की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। चीनी मिल की अपेक्षाएं थी कि उसको चालू किया जाए, नहीं चालू हुआ, ये मुद्दा रहेगा चुनाव में। हम लोग जब गाँव में जाते हैं, लोग पूछते हैं चीनी मिल नहीं के चला, तो ये मुद्दा है, विकास मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। आप मुंशी सिंह महाविद्यालय हमारा सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, और कहा जाता है हम लोग जिस समय विद्यार्थी थे, आईएससी की पढ़ाई जब जो एमएस कॉलेज में होती थी, वो न तो एलएस कॉलेज में थी और न पटना साइंस कॉलेज में थी। इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन था। और आज की स्थिति यह है कि कोई बच्चा कॉलेज जा नहीं रहा है, प्रोफेसर का घोर अभाव है। 100 की जगह 10 प्रोफेसर से कॉलेज चलाया जा रहा है। यही स्थिति एलएनडी कॉलेज की है, यही स्थिति दूसरे सभी सरकारी कॉलेजों की है। और जो वित्त पोषित हैं, अर्ध सरकारी हैं, उसमें कम से कम बेहतर काम पढ़ाई का पंडित उगम पांडे कॉलेज में हो रहा है। बाकी किसी कॉलेज में विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर कारण क्या है, ये सरकार को तलाशनी चाहिए। शिक्षक का अभाव, जिस कारण छात्र नहीं जा रहे हैं और छात्र को कोचिंग में जाना पड़ रहा है। तो ये मसले हैं। फिर हमारे यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। पढ़ने वाले छात्रों में बड़ी उत्सुकता देख रहा हूँ, छात्र छात्राओं में। जो मोतिहारी की सड़कों पर कभी छात्राओं की उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, वो घर से निकल के पढ़ने नहीं आते थे, तो वो तो अब आने लगे हैं और उनमें ललक है, वो भी कमीशन फेस करना चाहते हैं। तो इतना तो जरूर है, जो सरकार ने जो काम किया है उसका असर शिक्षा के क्षेत्र में इस रूप में तो आया कि घर की महिलाएं, घर की लड़कियां सड़क पर विद्यालयों में जाने लगी, पढ़ने लगी, लेकिन विद्यालयों में संसाधन का अभाव है। शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है। जो शिक्षक हैं, बहाली ऐसे तरीके से कर ली गई जो अयोग्य शिक्षक की जगह पर चले गए, जिस वजह से वो पढ़ा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा की बात की चर्चा आपने करी है।
मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच से माननीय राधा मोहन सिंह जी को, जिनके प्रयास से प्रथम वर्ष में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में ही महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति हुई। बड़ी खुशी हुई, चंपारण को बहुत बड़ा एसेट मिला, महत्वाकांक्षी योजना हमारे लिए थी वो। लेकिन जब भूमि अर्जन का सवाल आया तो हमारे जिले के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर इस हिसाब से जमीन का घोटाला कर लिया, जमीन में रुपया भुगतान में घोटाला कर लिया। 6 करोड़ का घोटाला अभी तक प्रमाणित रूप से पकड़ में आया। मेरा कहना है कि इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं आज तक हुई? इसकी बिहार सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं, जिनके सिग्नेचर से भुगतान हुए हैं, जिनके सिग्नेचर से कार्रवाई करनी होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा हुआ, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? केवल कर्मचारी जो निचले स्तर के हैं उन पर कार्रवाई करके कर्तव्य की इतिश्री कर दी गई है। यदि आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग इसकी जांच करे, यदि बड़े मजबूत जांच एजेंसी इसकी ईमानदारी से जांच पड़ताल करे, तो मैं समझता हूं कि बड़े शीर्ष अधिकारी तक के लोग इस मामले में फंसेंगे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के विकास में इन लोगों ने अवरोध का काम किया है, जिससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं अभी तक हो पा रहा है। तो सरकार को और हमारे राजनेताओं को चाहिए इस पर काम करे। जनता के लिए एक मुद्दा यह बन सकता है और जातीय लामबंदी तो बिहार की फितरत होती रही है। अगर संजय पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने बात करी कि चीनी मिल के और तमाम विपक्षी पार्टियां इस बार भी चीनी मिल का जो है एक मुद्दा रहेगा, पूरे जोर शोर से उठाएंगे विपक्ष के लोग। केंद्र सरकार में बतौर कृषि मंत्री रहते हुए चीनी मिल नहीं खुल पाया। हालांकि इससे पहले एक डिबेट में आए थे लाल बाबू गुप्ता, उनका ये कहना था कि चीनी मिल किसी और की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसमें कुछ तकनीकी ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से चीनी मिल नहीं शुरू किया जा सकता। लेकिन क्या देश की सरकार के पास कृषि मंत्री जैसा पद हमारे सांसद को मिला, क्या उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक ठीक है वो चीनी मिल अगर शुरू नहीं हुआ तो एक दूसरा चीनी मिल खड़ा कर दें, यहाँ के किसानों का भला हो जाए? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। सरकार के पास यह क्षमता है कि वो दूसरा चीनी मिल क्या कितने चीनी मिल खड़े कर सकता है। दूसरी बात रही इस चीनी मिल की जो चीनी मिलें बंद हैं हमारे पूर्वी पश्चिमी चंपारण में या बिहार में, उसको खुलवाना तो वो निजी हाथ में है, निजी लोगों की संस्थाएं हैं वो। और सरकार के अलावा हमारे जो तंत्र है वो सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो सरकार का यह कहना होता है, राधा मोहन जी कृषि मंत्री जी से भी इस पर उनका कई बयान भी आ चुका है कि हम लोगों ने कई कोशिश की तो फिर कोर्ट में चले जाते हैं, वो कोर्ट में मामले लंबित हो जाते हैं तो मजबूर हो जाता है। लेकिन वो चाहते तो सरकार अगर चाहती, कृषि मंत्री जी भारत के कृषि मंत्री मोतिहारी चंपारण से बिलोंग करते हैं और गौरव है चंपारण के लिए, बहुत बड़ी बात है, बड़ी घटना है, बड़ी घटना है। और यहाँ चीनी मिल अगर वो बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाया, ताकत लगाई जाती, सरकार ने अगर पूरी ताकत लगाई होती, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में सर ने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में ही पास हुआ था, तो अगर ताकत लगाई जाती तो वो बंद पड़ी चीनी मिल, अगर 4 चीनी मिल है तो उसमें 2 या 1 जरूर खुला होता है, या सरकार वैकल्पिक स्तर पर अपने स्तर से चीनी मिल खुलवाने का प्रयास करती। दूसरा आपका सवाल उधर विकास के मुद्दों के बारे में था, तो हमारे पास अभी तो राष्ट्रीय मुद्दे, बिहार के मुद्दे और चंपारण के मुद्दे, तो जाहिर है कि चंपारण का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दा से प्रभावित होगा। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय मुद्दा में मैं समझता हूँ कि जो सभी चुनाव में हम लोग पहले बात कर रहे थे, सभी चुनाव में जो मुद्दे होते हैं जो अमूमन होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्षता, कुछ और भी सरकार के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जिसकी आलोचना, राफेल, मैं नहीं समझता हूँ कि आम जनमानस पर राफेल वोटिंग में राफेल का मुद्दा कोई होगा, ऐसा नहीं है। जीएसटी बहुत सारे लोगों के समझ की बाहर की बात है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और उसको दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जाता है। दूसरी बात कि बिहार में उत्तर प्रदेश में 2 विपरीत ध्रुव का गठबंधन हुआ,
दो विपरीत ध्रुव का गठबंधन होता है। जातीय आधार पर वहाँ वोटिंग होती है तो उसका नुकसान वहाँ बीजेपी को उठाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अगर एक मिनट अगर उठाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है पुलवामा कांड के आतंकी घटना के बाद देश में जो वातावरण बना, माहौल बना, लोग सड़कों पर आ गए। और एक हम लोग, हालांकि मीडिया ने, हम लोगों ने आलोचना की कि लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की कि सरकार से कहा कि जल्दी से कार्रवाई करो। सरकार कोई सेना किसी से पूछ कर टाइम लेके किसी देश पर अटैक नहीं करती है। तो लोगों में ये जागरूकता जो आ गई है राष्ट्रीयता की भावना से, राष्ट्र की भावना से, राष्ट्रीय ये मुद्दे देश के प्रति जो देश के प्रति सजग हुए हैं, सजग। और ये किसी देश के लिए, दुनिया के जितने अमेरिकी, जितने यूरोपियन कंट्री हैं, जापान में सुनामी आता है लेकिन आप वहाँ तुरंत 2 साल में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जिस चाइना में जितने कंट्री हैं जो बहुत आगे हैं, विकसित हैं, उन कंट्री के लोगों को राष्ट्रीयता पहली भावना होती है उन लोगों के लिए। भारत की जनता के पास अब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सारी यहाँ जितने लोग हैं, हमारे जितने देश के लोग हैं, सबका अधिकार है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई, सबका ये देश है। सब किसी को ये एक होके, इसलिए मैंने पहले कहा कि एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दा है, एक तरफ जातीय मुद्दा है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष। राष्ट्रीय देशभक्ति की जब बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं अपने देश में कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, और चाइना के मामले में हम बिल्कुल उस तरह से दिखा नहीं पाते, कठोर निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि चाइना का बाज़ार सबसे बड़ा, उसके जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो रीज़न है चाइना का, वो इंडिया का बाज़ार है। तो क्यों नहीं ये देश के लोग, क्यों नहीं चाइना। एक मिनट, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, वहाँ अपने आंतरिक मामलों को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलती है, कश्मीर का मामला लेके। तो वो जब तक वो वहाँ बोलती है, वहाँ आवाम का और वहाँ क्या वो समर्थन मिलता है कि सरकार। तो उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनेताओं के लिए पाकिस्तान एक चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल, और एक राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल। उसका जितना विरोध करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में एग्रेसिव रहेंगे, तो हम वो इस तरह की बात भी होती है। जी जी, बहुत एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर वोट मिलते हैं, चाइना के मुद्दे पर नहीं मिलते हैं। मैं समझता हूँ तो यानी अपराध और ये जो भ्रष्टाचार है, ये भी इस बार के मुद्दे निश्चित रूप होंगे। मुद्दों की बात हो गई। अब एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हालात हैं बिहार में, एनडीए काफ़ी, अगर देखा जाए तो चुनावी तैयारियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने अपने तमाम 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिए हैं और लोग अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। लेकिन अभी तक बिहार में महागठबंधन की तरफ से किस सीट पे कौन लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ है। इवन कि मोतिहारी लोकसभा सीट भी अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कौन आ रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे महागठबंधन थोड़ा सा पिछड़ती दिख रही है? देखिए, इसमें पिछड़ने और अगड़ा होने का सवाल नहीं है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग क्लियर हुआ और उनका कैंडिडेट भी पहले से सिटिंग एमपीज हैं, इसलिए कैंडिडेट डिक्लेरेशन में कोई विलंब नहीं हुआ। इसमें 5 लोग मिल करके दल बनाए हुए हैं, मोर्चा बनाए हुए हैं जी, जिसमें सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस भी हैं, राजद भी हैं, हम भी हैं, और रालोसपा भी है, और एक मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो स्वाभाविक है जब 5-7 लोगों को बैठ के एक बिंदु पर आना होता है तो उसमें कठिनाई होती है। वो कठिनाई हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो खबरें आ रही हैं, मोतिहारी सीट रालोसपा के खाते में चली गई है जी, और बेतिया की सीट भी रालोसपा के खाते में चली गई। रालोसपा के खाते में गई है जी। वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में चली गई है, और शिवहर राजद के खाते में गई है, सीतामढ़ी राजद के खाते में गई है। जो हम लोगों के चंपारण से लगायत इलाके हैं उसमें यही स्थिति है।
और अभी तक जो अपडेट है उसमें माधव आनंद ही यहाँ से कैंडिडेट हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भी आपका एनालिसिस ये कहता है, हाँ, तो जो भी बातें आ रही हैं वो उसको अफवाह मान लिया जाए, वो और चलती खबरें उसको कहा जाए। तो हम लोगों की पत्रकारिता में अफवाह कभी खबर नहीं हो सकती। जी जी। और दूसरी बात, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। नहीं, इन अफवाहों के ऊपर हमने संजय पांडे जी बात करा एक कल जिला अध्यक्ष से, कांग्रेस के लोगों से भी बात हुई और आरजेडी के विधायक और जिला अध्यक्ष से भी बात हुई। तो इनका इवन के आरजेडी के आधिकारिक उन्होंने पुष्टि नहीं की, लेकिन आरजेडी के जो विधायक थे उनका कहना था कि अखिलेश सिंह के पुत्र जो है इस बार मोतिहारी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये इसकी प्रबल संभावना है। तो एक तरफ से महागठबंधन की जो 3 पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस, आरजेडी और रालोसपा, तो कांग्रेस और आरजेडी चाह रही है कि अखिलेश सिंह के पुत्र का नाम हो, और रालोसपा के जो जिला अध्यक्ष है उनका कहना है कि नहीं, माधव आनंद ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, ये क्लियर है। तो ये किस तरह की स्थिति है महागठबंधन में? मैं बताना चाहता हूँ, ये जानकारी बहुत पुरानी है जी। जो कल तक आपने कहा कि हमारे फला नेताओं ने ऐसे दावे, कल मेरी बात हुई, हाँ कल बात हुई है जी। तो वो लोग बहुत पीछे, 24 घंटा ट्रेन उनकी पीछे है, बात बहुत आगे दूर तक चली गई है। अभी क्या ये पुरानी बातें हैं, ये बातें खत्म हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व ने ही ये समझाने का प्रयास किया कि आप अभियान समिति के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका काम है बिहार भर में घूम के पार्टी का प्रचार करना, उनको मदद करिए, कैंडिडेटों को जिताइए, आप खुद बोझला जाइएगा तो ऐसा तब दिक्कत होगी। और दूसरी बात, रालोसपा, लालू जी और कांग्रेस ने जो आम सहमति बनाई है, जिस सूची पर सबने संयुक्त दस्तखत कर दिया है और वो सूची आज दिल्ली चली गई, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो आज दिल्ली गई है, जो राहुल जी को आज पेश होना है, उस सूची के मुताबिक वाल्मीकि नगर कांग्रेस, बेतिया रालोसपा, मोतिहारी रालोसपा, शिवहर राजद और सीतामढ़ी में राजद। बाकी पूरे बिहार का मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि हमको क्या आज ये तस्वीर पूछ रहे हैं। अब रही बात टिकट का, तो चर्चाएं थी कि अखिलेश बाबू आएंगे, अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, ये पुरानी बातें थी, ये बात खत्म हो चुकी है। और माधव आनंद जो रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी के बहुत नियरेस्ट हैं और बहुत दिन से लगे हुए हैं, इसलिए मुझे सूचना मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनके सिंबल पर मुहर मार दी है, माधव आनंद जी को। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं संजय भैया की बात से सहमत हूँ। 2-3 दिन पहले बिहार में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक थी, और भी 2 और जगहों की चुनाव समिति बैठक थी। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह ने यह कोशिश की कि उनके पुत्र को यहाँ से रालोसपा के सिंबल पे लड़वाया जाए। प्रयास हुआ था, इसके लिए पार्टी अपनी सहमति दे, लेकिन सूत्रों का जैसे हम लोग को पता चला कि पार्टी ने इस पर सहमति नहीं दी, राजद ने भी नहीं सहमति दी और कांग्रेस ने नहीं दी, यह क्लियर है। दूसरी बात है कि कांग्रेस आला कमान, आज अखबारों में खबर है कि आला कमान यहाँ भी चाहती है कि पिछले दिनों गांधी मैदान के पटना गांधी मैदान में आए थे राहुल गांधी, तो 3 स्टेट के जो चुनाव हुए थे उससे उत्साहित होकर उन्होंने कहा था कि इस बार के चुनाव में बिहार में हमारी कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर होगी। लेकिन अभी राज्य स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी की जो है वो आरजेडी से और अन्य गठबंधन और दलों से जो सीटें कम मिली हैं, बैकफुट पर होने से, और वो की कृति जैसे कृति आजाद का मामला है और शत्रुघ्न सिन्हा को तो चूंकि इसलिए कामयाबी मिली, बताया जाता है लालू से उनको अच्छा संबंध है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस चाहती थी कि हम रहें और वहां नहीं उनको रखा गया, वहां कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं और इसलिए दरभंगा सीट कांग्रेस को नहीं गया और राजद को चला गया उसमें है। तो उससे लेके उससे नेतृत्व नाराज है यहाँ के लोगों से। और एक तैयारी, एक चर्चा ये भी आई थी कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरे 40 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही थी। इसलिए मैं संजय भैया की बात से इनको जो जानकारी है वो अपडेट है,
और आज रात तक आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, हो सकता है कुछ देर में का समय भी बढ़ाया जा सकता है, राहुल गांधी के, लेकिन तमाम चीजें तय हो गई। अब आपका एनालिसिस ये कहता, आप दोनों का एनालिसिस ये कहता कि माधव आनंद ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा नहीं, ठीक है, अगर आगे बढ़िए ना, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से माधव आनंद लड़ते हैं, इन केस अगर कहीं अखिलेश जी के पुत्र आकाश सिंह पे भी अगर मुहर लगती है, आपका नज़रिया क्या कहता है, इन दोनों में से सबसे परफेक्ट राधा मोहन सिंह को टक्कर देने के लिए कौन हो सकते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परफेक्ट कौन होगा। परफेक्ट माधव आनंद को ही परफेक्ट क्यों नहीं समझा जाए? वो भी आए हैं किसी पार्टी का महागठबंधन के एक मजबूत इकाई का टिकट लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी इसी दावा के साथ आ रहे हैं, जैसे हम लोग समीक्षा के दौरान देख रहे हैं, वो मधुबनी झंझारपुर के निवासी हैं, मूलतः वह जाति के भूमिहार हैं, उद्योगपति हैं, धन धान्य संपन्न हैं, और वो साहस के साथ आए हैं चुनाव लड़ने। उनका अपना तर्क है, उनकी अपनी दावेदारी है कि उनके साथ कुशवाहा समाज का वोट होगा, उनके साथ जाटव समाज का वोट होगा, उनके साथ मुस्लिम समुदाय का वोट होगा, उनके साथ मुसहर माझी समुदाय का वोट होगा, सवर्ण, मैं आता हूँ सवर्ण पर। तो ये जब वोट होगा तो वो अपना एनालिसिस अपने नजरिए से कर रहे हैं। अब राधा मोहन जी और उनमें लड़ाई होगी, परिणाम क्या होगा ये तो परिणाम भविष्य के गत में है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर दोनों में देखा जाए, अखिलेश सिंह ने बहुत सारा काम किया है, मैंने इसलिए अलग समीक्षा होगी, और इनका जातीय, मैंने बार बार पहले कहा है कि बिहार आते आते सारे मुद्दे टाए फिस हो जाते हैं और जातीय मुद्दे सशक्त हो जाते हैं, अंततः वहीं भारी पड़ते हैं। तो क्या इसीलिए भूमिहार कैंडिडेट चूज किया गया? इसीलिए ताकि भूमिहार जो तो है क्या महागठबंधन जो है, एक चीज में नहीं महागठबंधन दूसरा जी बताएं, ठीक है, कंक्लूड करें। ये तो कंक्लूड हमको कर दीजिए। एक तरफ उनको भूमिहार होने का अपना दावा है, दूसरी तरफ कुछ एनडीए द्वारा टिकट वितरण में की गई गलतियों का भी संदेश गलत जा रहा है। क्या गलतियां हुई हैं? वो गलतियां हुई हैं जो गिरिराज सिंह उनके समाज के मजबूत नेता हैं, वो नवादा से टिकट चाहते थे, नवादा से एमपी थे, उनको वहां से न दोहरा करके लोजपा को टिकट दे दिया गया और उनको बेगूसराय भेजा गया। बेगूसराय वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ उनकी कोई तैयारी नहीं है, और वहाँ तैयारी भी अगर होती या कन्हैया से भाग रहे हैं, कन्हैया से डर रहे हैं, कन्हैया के साथ सुन रहे हैं जो नौजवानों की बड़ी टीम है कन्हैया के साथ लगी हुई। तो गिरिराज सिंह जी की समझ यह है कि हमको भूमिहार होने के चलते एनडीए के कुछ नेताओं ने गुटबाजी के चलते हमको फंसाया, ऐसा उन्होंने बयान दिया, और इसका मैसेज थोड़ा समाज पर गया है। इधर पश्चिम चंपारण में जो ये टिकट कटा है सतीश चंद्र दुबे जी का, इससे भी ब्राह्मण समुदाय में मरमरी है। तो इस सब का असर चुनाव में दिखेगा। विपक्ष कितना इसका लाभ उठा पाएगा और महागठबंधन इस संदेश को कितना भुना पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये शिवहर के संदर्भ में कुछ बताएं। शिवहर में एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से है। अभी तक जो संवाददाताओं से हम लोग यहाँ हर ब्लॉक में हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो खबरें आ रही हैं छन करके, प्रायः जहाँ भी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लोग उनसे बहुत सवाल कर रहे हैं, लोग उनके खाली हल्ला कर रहे हैं। ऐसा भी वीडियो आया है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता हंगामा कर रहा है, कह रहा है जब मोदी तुझसे बैर नहीं, रामा तेरी खैर नहीं, जैसे नारेबाजी लगाई हो रही है। तो ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। चलिए, ये तो बात हुई मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की। शिवहर और बेतिया में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बेतिया मतलब पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र पर संजय जायसवाल जी टिकट पा चुके हैं जी, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उस नाम पर लोग वोट देने के लिए बेताब है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी जो खबर आई है, रालोसपा के कोटा में वो सीट चला गया है और रालोसपा में गोविंदगंज के पूर्व विधायक दबंग नेता
राजन तिवारी जी प्रयासरत हैं कि रालोसपा से उनको टिकट मिल जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन अभी तक महागठबंधन ने कोई घोषणा नहीं किया। शाम 6 बजे घोषणा है, पता नहीं अब किसको टिकट मिलता है। लेकिन यदि रालोसपा अपने दल से किसी को टिकट देना चाहेगा तो ऐसी चर्चा है कि सुभाष सिंह कुशवाहा जो अपने तुर्कोलिया के निवासी हैं और रालोसपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत अच्छा संबंध उनका बना हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि यदि वाल्मीकि नगर कांग्रेस को चला गया है तो वहां से किसी ब्राह्मण को लाया जाए और बेतिया में सुभाष सिंह को लड़ाया जाए, मोतिहारी में माधव आनंद भूमिहार को लड़ाया जाए और शिवहर में 2 नाम है, एक अंगेश कुमार सिंह जी जो वहाँ के स्थानीय हैं और तरियानी के रहने वाले हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लखनऊ में रहते हैं और बड़े संपन्न लोग हैं, मृदुभाषी हैं, सज्जन भी हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तो वो राजद से दावेदार हैं। और दूसरी ओर राजद से बाहुबली राणा शंकर सिंह उर्फ रामा सिंह जी जो पूर्व सांसद भी हैं, वो शिवहर से दावेदार हैं। तो दोनों में से किसी को भी कैंडिडेट बनाने पर महागठबंधन वहाँ लाभ में रहेगा और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ भी उसे मिलेगा और वो राजपूत बहुल क्षेत्र भी है और सवर्ण उम्मीदवार होने का लाभ भी उसको मिल सकता है। तो लड़ाई होगी। लड़ाई किसी भी सीट पर आसान नहीं है। ये कह देना कि फला जीत गए और फलाना के आ जाने से फलाना की जीत निश्चित हो गई, ये मैं समझता हूँ कि ये कमजोर मानसिकता की बात होगी और ये जल्दीबाजी में लिया गया विश्लेषण होगा। विश्लेषण यह है कि चारों संसदीय सीट जो चंपारण का है उसमें घमासान होना है, लड़ाई जमकर होगी और ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आखिरी वक्त बताएगा। और इस बीच अभी तो नेताओं का आना जाना बाकी है, अभी उनका दौरा होना है। अभी तो इब्तदाई दौर में है सियासत। अभी एक तरफ टिकट मिल गया लोगों को, दूसरे तरफ अभी कैंडिडेट पहलवान खोजा रहा है, पट्टा खोजा रहा है, कैसा पट्टा आता है इस पर मतदान निर्भर करेगा। अगर जनता के अनुकूल उम्मीदवार मिल जाते हैं तो जनता का उत्साह बढ़ जाता है, कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ जाता है, ऐसा होता है। तो एक तरफ उत्साह बढ़ा हुआ है, उसके कार्यकर्ता के अनुकूल प्रत्याशी हो गए हैं एनडीए के, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी की अभी तलाश जारी है। इन्हीं संभावनाओं के बीच प्रत्याशी को होना है। ये तय है कि बेतिया से या तो सुभाष कुशवाहा या राजन तिवारी जी में से ही कोई एक मैदानी जंग में आएंगे। चलिए ये तो एनालिसिस था इन 3 सीटों का और हम लोग इस पे बात कर रहे थे। आगे भी एसटीवी न्यूज़ पर हम आप लोगों को बुलाते रहेंगे और जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता है वैसे वैसे तमाम परिस्थितियों पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी भाई साहब बता रहे थे कि जहाँ जहाँ सीटें नहीं मिली हैं एनडीए, दो बातें इसको कंक्लूड करना जरूरी था जी। जैसे कि सिवान में ओम प्रकाश यादव, तो वहाँ जो यादव वोट था वो ओम प्रकाश यादव को मिलता था। इस बार पार्टी वहाँ से एनडीए से वो जेडीयू को टिकट मिला वो। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो परंपरागत वोट है जो यादवों का जो बिहार में चला जाता है वो चला जाएगा वहाँ जहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि 100% जातीयता इस बार बहुत सारे मामले हैं एनडीए के पक्ष में की ये बात है कि बहुत सारी जातीयता के मित्र टूटेंगे। यह भी एक सत्य है। बहुत सारी जातियां टूटेंगी और उसके साथ चली जाएंगी। तो यह जहाँ एनडीए में भी ये चीज है कि जहाँ नहीं भी जो सिटिंग कैंडिडेट्स थे जो बीजेपी के उनके बदले में वो जेडीयू को मिला, तो वो अपना उनका स्वाभाविक तौर पर उनका जैसे कि सतीश दुबे जी का टिकट कटा है या और भी जिनका टिकट कटा है, जाहिर है कि वहाँ पर उसका नुकसान पार्टी अगल बगल के क्षेत्र पर भी असर पड़ता है जो अब तक जो ट्रेंड रहा है चुनाव का। दूसरा पक्ष ये है अब महागठबंधन के साथ भी एक परेशानी होगी। वो परेशानी ये होगी कि जो आरजेडी की परंपरागत सीटें हैं, जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं, जहां पर मतभेद और विरोध नहीं है
वहां पर तो शांतिपूर्वक समीकरण का काम करेगा। लेकिन जहां पे आरजेडी होना चाहिए, कांग्रेस होना चाहिए और ये बहुत सारी खिंचम खिंच है, वहां अगर किसी एक को मिलता है और दावेदार 4 हैं, जैसे राजन तिवारी वहां थे, आरजेडी था, अगर वहां राजद का मिलता है तो क्या जरूरी है कि कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले पूरी तरह से मदद करेंगे ही करेंगे। ये तो गठबंधन का धर्म है और गठबंधन में एक दूसरे को मदद होगा, वहां नहीं है फैसला सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, मदद तो करेंगे। लेकिन जो स्थिति शिवहर की है, तो ऐसा भी तो कहा जाता है। आपने अंगेश जी का नाम लिया और लवली जी को टिकट नहीं मिला, तो उनके जो समर्थक होंगे तो ये भी काम करेगा। तो भीतर घात दोनों तरफ से होना है। हाँ, होना है, उसको दोनों लोगों को सहना है, दोनों लोग। दूसरी बात, मोतिहारी के बारे में हम एक लाइन कहेंगे। मोतिहारी के बारे में अभी आपने सवाल किया था कि अखिलेश सिंह जी के बेटे आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। राधा मोहन सिंह जी 4 बार सांसद रहे हुए हैं, उनको एक बूथ पर कितने वोट हैं, उनके कितने वोट हैं या कितने नहीं हैं, सब क्लियर पता है उनको, सब पता है, इनको सब पता है। तो अखिलेश सिंह जी यहाँ से सांसद एक बार रह चुके हैं। अब यहाँ के लोगों का, हमको कुछ पार्टी के उनके महागठबंधन के कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि अखिलेश सिंह को छोड़कर बाकी कोई व्यक्ति राधा मोहन सिंह को टक्कर नहीं दे सकता। ऐसी चर्चाएं नहीं, यहाँ पे एमओआई जो आरजेडी से वो सांसद रहे हुए हैं और आरजेडी का जो समीकरण वोट है उन लोगों पर, उन जातियों पर उनकी बहुत ज्यादा पकड़ आज भी है। उतनी पकड़ जिले भर में किसी नेता को नहीं, और प्लस फिर उनके जो स्वजातीय वोट है उन पर भी एक पकड़ उनकी है। अब स्वजातीय वोट के बारे में हम बहुत नहीं कहेंगे, 100% वो नहीं जाने वाला है। माधव आनंद के आने के बाद भी वो नहीं जाने वाला है, वो राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना सोचता है, तो कुछ वोट प्रभावित करेंगे। तो माधव आनंद जी के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि वो यहाँ के लिए नए हैं। माधव आनंद जी के लिए प्लस पॉइंट ये है राधा मोहन जी से लड़ने के लिए कि वो बिल्कुल नए हैं, उनकी कमियों को, खामियों को यहाँ की जनता नहीं जानती है। सहसा जो है कि उनका समीकरण वोट भी है, वो भी विश्वास कर लेगा कि कोई नया आदमी आया, बेहतरीन दिखता है, उनसे कोई असंतुष्ट नहीं है, कोई तबका असंतुष्ट नहीं है। और जो नया आदमी जुड़ना चाहता है वो जुड़ भी सकता है, लेकिन उनको जो है बहुत सामाजिक और चुनाव लड़ने का अनुभव कितना है, अनुभव यहाँ फैक्टर है। जो अखिलेश सिंह जी के साथ अनुभव, राधा मोहन सिंह जी कोई आदमी बहुत अनुभवी, तो उनके साथ अनुभव के मामले में राजनीतिक खिलाफ अनुभव के मामले में हम अखिलेश सिंह को मान सकते हैं कि अखिलेश सिंह जी उनको टक्कर दे सकते थे। लेकिन माधवानंद जी अनुभव के मामले में यहाँ थोड़ा सा पिछड़ेंगे। लेकिन इनोसेंट नए हैं तो एक तरफ उसका नेगेटिव है, तो नया होने का इनको नुकसान होगा तो नया होने का लाभ भी हो सकता है। जी ये कहा जाए कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर कि अब से पहले मैंने इतिहास यही रहा है कि राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में जो महागठबंधन या आरजेडी तमाम तरह की जो पार्टियां हैं बाहरी कैंडिडेट ज्यादा देती है। इसके पीछे इस पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए, ये तो क्या यहाँ के लोकल नेतृत्व में जो करते हैं लीडर हैं उनमें उतना दम नहीं है कि यहाँ के खुद का जो है अपना कैंडिडेट हो जो इस लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हो? देखिए, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्ववर्ती नेताओं द्वारा एक बड़ी बीमारी है किसी भी नेता का, जो बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है तो अपना उत्तराधिकारी को डेवलप नहीं करता है। आज भी अगर राधा मोहन जी को टिकट नहीं मिलता तो किसको मिलता, ये अगर सवाल आप हमसे करते इस परिस्थिति में, तो मैं उत्तर देने में असमर्थ था कि कौन है उस योग्य जो राधा मोहन जी का उत्तराधिकारी हो सकता है। उसी तरह से पंडित रघुनाथ झा जी बड़े लीडर थे, हम लोग तो उन्हीं के नेतृत्व में विश्वास रखते रहे। तो पंडित रघुनाथ झा जी ने भी कोई मजबूत उत्तराधिकारी तलाशा तो मोती रहमान को तलाशा, सीताराम सिंह जी को तलाशा। इन दोनों को तलाश करके चंद्रगुप्त की तरह आगे बढ़ाने का काम पंडित रघुनाथ झा जी ने किया। तो ये 2 छत्र जब तक रहे लगा कि जिले में नेतृत्व मजबूत है। अब ये दोनों के जाने के बाद फिर इन लोगों ने कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया, तो इसलिए ये एक विफलता है। इसलिए उत्तराधिकारी का अभाव प्रांतीय नेतृत्व को लगता है। लालू जी जानते हैं, लालू जी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको
पता है कि किसको लड़ाई में, कहाँ से लड़ाई में कैंडिडेट की कमी है, तो यहाँ कैंडिडेट की कमी है। तो राधा मोहन सिंह अब तो उम्र भी उनकी काफी हो चुकी है, अगर ये इस टर्म के बाद हो सकता है अगले टर्म में चुनाव ना लगे, तो फिर वही स्थिति भाजपा के पास होगी कि किसी बाहरी को ही जो है नहीं बाहरी नहीं, भाजपा के पास अपना बहुत वर्कर है, उसको उस रूप में सजाने की जरूरत है। भाजपा में तो वर्कर की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, विद्वान लोगों की कमी नहीं है। तो अब समय बताएगा क्योंकि राधा मोहन जी अभी सक्षम है, और जिस तरह से बुजुर्ग आपका बुजुर्ग नहीं है, बहुत एक्ट है, बहुत एक्टिव है। आपको पता नहीं, हम एक जानकारी उम्र क्या है उनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा नहीं है, और 69-70 के आसपास है। और दूसरी बात यह है कि वो अभी भी जितना दौड़ते हैं, उनके बॉडीगार्ड और उनके पीए चपरासी रात में आते आते सीधे बिछौना पे गिरते हैं, और राधा मोहन जी 12 बजे रात में सोते हैं, लोगों से बतियाते। चलिए ईश्वर से हम दुआ करते हैं, वो काफी सक्षम है शरीर से, इसलिए ऐसा कहना जो वो बूढ़े हो गए हैं ये अतिशय काफी सक्रिय है, काफी सक्रिय और एक किसी नौजवान से कमजोर से एक चीज तो उपलब्ध मानना पड़ेगा कि केंद्रीय मंत्री होने के बाद वो अपने क्षेत्र में जितना रहे, यहाँ के लिए जो काम किया, या सभी लोगों से, लेकिन अगर जातीय मुद्दा प्रभावी हुआ, अगर चुनाव में जात उन्होंने रखे, एक और बहुत ज्यादा संजय जी, अगर चुनाव के दौरान जातीय फैक्टर असर लाया तो माधव आनंद को भी हल्का समझना जल्दीबाजी होगी, लड़ाई होगी। तो चाहे वो मोतिहारी की सीट हो, चाहे वो शिवहर की सीट हो, चाहे सीतामढ़ी की सीट हो, महागठबंधन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। महागठबंधन जो समीकरण वोट है, उसका जो समीकरण है, अगर वो वोट लामबंद हुआ तो उस वोट का जवाब नहीं है। जीतन आबादी को कमजोर नहीं समझा जाए, उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर नहीं समझा जाए, फिर आरजेडी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस है, ये तमाम वोटों को जोड़ दीजिए, तो मैं तो समझता हूँ कि हर जगह कांटे की लड़ाई है। और ये जो कहा जाता है, यहाँ पिछले चुनाव में राधा मोहन सिंह की जीत 8.5 लाख के करीब उनको मत मिले थे, जिसमें से 4.5 लाख मत उनको मिला था, आधा का 50% उनको ही मिला था। मुझे नहीं लगता है कि इस बार लड़ाई होगी, उस तरह का लड़ाई होगी। और बिहार के सभी जगहों पर लड़ाई होगी। ये जो कहा जा रहा है कि इधर वाले महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि हम 38 सीट जीतेंगे, एनडीए दावा कर रहा है हम 40 सीट जीतेंगे, कोई क्लीन स्वीप नहीं करने जा रहा है। हर सीट पर नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रहा है। देखिए स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, राष्ट्रीयता का मुद्दा से वोटिंग अब कितना प्रभावित होगा ये अलग बात है, गांव में इसका क्या असर है तो मुद्दा स्थानीय मुद्दा प्रभावित होगा, और स्थानीय मुद्दे जो प्रभावित होंगे और वोट जातीय समीकरण जैसा कि हम लोगों ने कहा, सर ने भी कहा, उस हिसाब से कांटे की लड़ाई है जी। तो सुन रहे आप, वरिष्ठ पत्रकार का ये आकलन है कि किसी के लिए भी गेम इतना आसान नहीं है, आने वाला चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने मुद्दों को पकड़े रहिए, क्योंकि जनता के जो असल मुद्दे हैं वही उठने चाहिए। आलतू फालतू के मुद्दे से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे मुद्दे जो आपको प्रभावित करते हो, जो जिससे आप लाभान्वित होते हो, वैसे मुद्दों को पकड़ना चाहिए। चुनाव चौपाल जारी रहेगा STV न्यूज पर, देखते रहिए हमारे खास प्रोग्राम और तमाम डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।